तो आदमपुर में सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद बीजेपी ने, उसके बाद कांग्रेस और आखिरकार इनेलो ने अपने उम्मीदवार को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। तो नाम सामने आने के बाद आप कह सकते हैं कि असल मुकाबला शुरू हो गया है। सत्ता के जो बातें लगातार की जाती हैं, सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, विरोधी दलों की ओर से, सबके दावे तेज हो गए हैं। तो आदमपुर के महासंग्राम में हम चर्चा करेंगे कि किस पार्टी और उम्मीदवार में कितना दम है। चुनाव से ठीक 20 दिन पहले आदमपुर में क्या है सियासी स्थिति, चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह तो आप के बाद गठबंधन ने भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा, लेकिन लगातार गुटबाजी से दो चार हो रही कांग्रेस ने जैसे ही जयप्रकाश पर दाव लगाया तो कुरुड़ा राम ने नाराजगी जाहिर कर दी और नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस का न केवल हाथ छोड़ा बल्कि पार्टी और जयप्रकाश पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनेलो का दामन थामा और इनेलो के टिकट पर आदमपुर के अखाड़े में ताल भी ठोक दी। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, 40 साल से जिस पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया, मैं प्रदेश संगठन सचिव रहा, बड़े अच्छे तरीके से निभाया, बहुत निष्ठा से काम किया। मैं जिले के भी कार्यकारिणी में रहा, मैंने बड़े अच्छी तरीके से जो है कांग्रेस का कार्य किया। एक कार्यकर्ता के रूप में कभी इच्छा नहीं की कि कार्यकर्ता, आज भी इच्छा थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन आज भी हल्के के साथ भेदभाव किया। सारे हल्के की पंचायतों ने जब मांग की कि हमारा स्थानीय कैंडिडेट दिया जाए, एक माज उठे और ऐसे आदमी को कैंडिडेट बना दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकी के उम्मीदवारों पर निशाना साधा और कांग्रेस की जीत का दावा किया। नहीं, ग्राउंड पे हमारा कैंडिडेट मजबूत है और कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी। सर, इनेलो ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, पहले किस तरीके से देखते हैं सर आप इनेलो को? इनेलो ने भी प्रत्याशी की है। अब देखिए, जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं है उस पार्टी से क्या उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अब सभी दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं, सभी जीत का दम भी भर रहे हैं, लेकिन कौन आदमपुर का महासंग्राम जीतता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव कहीं न कहीं सभी दलों की परीक्षा होगी। भव्य बिश्नोई के सामने राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की चुनौती है। गठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल का लिटमस टेस्ट तो कांग्रेस की सीट बचाने की परीक्षा होगी। साथ ही जयप्रकाश के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान के सामने तो आंतरिक लड़ाई से भी पार पाने की चुनौती होगी। वहीं इनेलो उम्मीदवार कुरुड़ा राम कितना मजबूत साबित होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, आदमपुर के महासंग्राम में चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता जोगेंद्र मुर्जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी और साथ ही इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है। शुरुआत यशपाल बत्रा जी आपसे। अब तो सभी उम्मीदवारों के नाम साफ हो गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं गठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, चुनौती तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। जितने भी ये कैंडिडेट आप सबको दिखाई दे रहे हैं, जो आज बिल्कुल सारे क्लियर हो चुके हैं, सारे एक दूसरे, जैसे 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद अब वो छोड़ के इनेलो से कैंडिडेट बन गए हैं। एक कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया पहले, और जिस तरीके से सामने सबको दिखाई दे रहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे जिस तरीके से प्रदेश के अंदर काम हुआ है और उस पे हम लोग वोट मांगेंगे, और एक देश और प्रदेश की सेवा के भाव से बीजेपी काम करती है उस पे वोट मांगेंगे। और ये रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन ये जीतेंगे। जैसे कि हम 40 ऑलरेडी विधायक हैं और 41 में आने की तैयारी बीजेपी की हो चुकी है।
आपने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस छोड़कर इनेलो के उम्मीदवार बन गए, तो आपके उम्मीदवार के बारे में भी बताएं जरा। वो भी तो कांग्रेस छोड़कर आए ना, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट भी आगे जिसकी अंतरात्मा जिसकी देखिए मोनिका जी मैं बता रहा हूँ, जिसकी अंतरात्मा जाग चुकी है, जो प्रदेश की सेवा करना जो प्रदेश की सेवा करना चाहता है, जिसकी अंतरात्मा जाग चुकी है। अभी और बहुत सारे कैंडिडेटों की और बड़े सारे नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की अंतरात्मा जागेगी। मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, अंतरात्मा से जागने के बाद वो आप दिशा देखना, किस दिशा के अंदर प्रदेश देश काम कर रहा है, उस दिशा के अंदर आके अंतरात्मा से उनके साथ जुड़ जाना। अगर तो प्रदेश देश की सेवा करनी है, तो अगर व्यक्तिगत सेवा करनी है तो और बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे मोर्चे हैं, उनके अंदर आप जाके काम कर सकते हैं। अगर देश की, प्रदेश की और अंतरात्मा से सेवा करनी है, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी की अंतरात्मा जागी थी, उसके ऊपर उन्होंने वो पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करी है। और ये तीनों फैक्टर मिलके आज प्रदेश के अंदर एक ये भव्य, जिसका नाम भव्य के नाम से जिनको टिकट मिली है, और भव्य जीत आप सबके सामने आएगी। और जल्दी आप लोगों को दिखाई देगा कि 41वां बीजेपी का विधायक विधानसभा में पहुंच चुका है। जोगेंद्र मौर्य जी, आज चूंकि कुरडाराम कांग्रेस का हाथ छोड़कर अलग हो गए, आरोप भी लगाए गए हैं पार्टी पर, साथ ही जयप्रकाश को भी घिरा गया है, तो नुकसान तो जरूर होगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने टिकट के लिए पहले ये नाराजगी शो कर दी चीजों करने का, तो वहां पर जो है सर्वे करवाया गया पार्टी। उस पार्टी के सर्वे में ये आया कि जो है व्यक्ति जो है वो इस जनरल कैंडिडेट है, वो जिताऊ कैंडिडेट है, वो जीतने में सक्षम। तो इसलिए बहुत अनुभवी देखिए, जितने भी ज्योति जी अब वहाँ पे 3 उम्मीदवार में सिर्फ 4 उम्मीदवार, उनमें सबसे अनुभवी, सबसे प्रखर वक्ता, सबसे जुझारू नेता, 3 बार से लोकसभा के सांसद बिहार से रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है वो मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और जहाँ तक बात है पार्टी छोड़ने की, तो आप देखिए आम आदमी पार्टी के पूरे लोकल से लेकर, मतलब सारा का सारा जो विधानसभा से लेकर, सहयोग से लेकर, प्रवक्ता से लेकर सैकड़ों व्यक्तियों ने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और कुछ ही दिन पहले प्रदीप बेनीवाल जी ने पार्टी को ज्वाइन किया था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो है व्यक्ति जो है वो बहुत ही सुटेबल और बहुत ही दमदार कैंडिडेट, सारे 4 कैंडिडेटों अगर आप आकलन करेंगे तो उनमें बहुत ही मतलब सक्षम और आप अनुभवी अगर व्यक्ति को देखेंगे, जिसको चुनाव पूरी तरीके से अपनी देखती चुनाव की रणनीति के जो माहिर खिलाड़ी, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारा। और व्यक्ति से ज्यादा मजबूत इन 4 कैंडिडेटों में आपको कोई दिखाई, कोई पिता के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, कोई मतलब अब कोडाराम की स्थिति ये है। और अब जो प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी को सुन रहा था, वो कैसे अंतरात्मा जागेगी, अब जो बीजेपी में चला जाएगा उसकी तो अंतरात्मा जाग गई। और दूसरी पार्टियों में जो जाएंगे, जो चीजें हैं, तो मतलब इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था, इन्होंने भी अब कोडाराम में क्या फर्क रह गया, वो कुछ महीने पहले आए हैं, ये एक दिन पहले आए हैं, यही तो फर्क है। अब कांग्रेस पार्टी ने जो जिताऊ कैंडिडेट थे जो उसको भरोसा बताया है, और एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता को जो है टिकट देने। ठीक है रेडू साहब, मुझे आज हैरानी है इस बात की कि आज आप क्या कहेंगे पैनल पर, क्योंकि आप तो बार बार दूसरे नेताओं को घेरते रहे, दूसरे प्रवक्ताओं को, कि दूसरे दलों से उम्मीदवार को लाकर मैदान में उतारा जाता है। आपकी पार्टी में क्या हुआ? 12:54 पर आज कोरडाराम आपकी पार्टी में आते हैं, 1:06 पर उनको अनाउंस कर दिया जाता है। तो केवल 12 मिनट के अंदर पार्टी में शामिल होने वाले को उम्मीदवार आप लोगों ने घोषित कर दिया। हाँ ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपके ही प्रश्न का जवाब दूंगा, और बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। ये देखिए, कोरडाराम जी जो है पिछले 4-5 दिनों से बालसमंद गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें लगभग 11 गांव की पंचायतों ने हिस्सा लिया। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन किया था कि आदमपुर हल्का चाहता है कि कोरडाराम को टिकट मिलनी चाहिए। ये स्थानीय व्यक्ति है, संघर्षशील है, कांग्रेस का बहुत ही बड़ा वफादार है, हमेशा इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज से कांग्रेस की मदद करने का काम किया है। आज आदमपुर हल्का चाहता है हमारे को प्रतिनिधि के रूप में कोरडाराम को दिया जाना चाहिए, और उन्हें अपनी आवाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सबके पास भेजी।
लेकिन जिस प्रकार से पूरे हलके की आवाज को दबा करके, पूरे हलके की अनदेखी करके इन्होंने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया, देखिए वो उनका अंदरूनी मामला है, किसी को भी उम्मीदवार बनाए, लेकिन इलेक्शन हलके में लड़ना है। हलके की पूरी महासभा होती है, वो कहती है भाई ये आपका भी वफादार है, हलके का भी वफादार है, जनता के सुख दुख का साथी है, तो इसको मौका दिया जाना चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे नेता अभय सिंह जी चौटाला का, जिसने हलके की आवाज को सुना, हलके के लोगों की डिमांड को माना और एक बड़ा त्याग करते हुए, देखिए ऐसी बात नहीं, कई साथी अभी आगे कहेंगे इनके पास कैंडिडेट नहीं था, भूपेंद्र सिंह जी को भी आपने सुनाया, कहते इनके पास कैंडिडेट नहीं था, हमारे पास कैंडिडेट बहुत थे। और मैं बार बार कहा करता कि अभय सिंह जी बहुत सोची समझी रणनीति के साथ चले हुए हैं। वो हलके में टीम को हमने भेजा, हलके के सभी लोग गांव में जाकर के उनकी रिपोर्ट को सुना और हलके के लोगों ने 4 आदमियों के नाम हमारे को सुझाए, हमारी हाईकमान को, जिसमें अभय सिंह जी के परिवार से चुनाव लड़वाया जाए, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उनको चुनाव लड़वाया जाए, और भी एक साथी का और नाम आया और जिसमें कुर्डाराम जी का भी आया था। लेकिन अंत में जब वहां की एक सभा हुई सभी लोगों की और उस सभा में ये फैसला किया गया कि कुर्डाराम को हम जिताना चाहते हैं और ये बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही मेहनती है, ईमानदार है। कुर्डाराम तो 10 मिनट पहले आए, उनका नाम कैसे आया रिपोर्ट में? पार्टी में तो 10 मिनट पहले आए सर। हाँ, जब इसकी महापंचायत, हाँ सांगवान जी, जब इन्होंने महापंचायत की बालसमंद में, बालसमंद हल्के का बहुत बड़ा गांव है, 11,000 वोटों का वो गांव है, और वहां पर आस पड़ोस के लगभग 20 गांव की महापंचायत हुई और उस महापंचायत में इसको उम्मीदवार बनाने के लिए कांग्रेस के पास डिमांड की गई, तब इसका नाम आया हमारे पास। आप लोग इंतजार करते रहे, ओके, आप लोग इंतजार करते रहे, कांग्रेस अगर इन्हें टिकट नहीं देगी, कांग्रेस अगर इन्हें टिकट नहीं देगी तो हम इनको टिकट देंगे, है ना? क्योंकि आप लोगों के पास तो उम्मीदवार था नहीं, जो कि दूसरे दल के नेता के हमारी तैयारी देखिए, नहीं हमने चलिए आगे बढ़ते हुए डिक्लेयर कर दिया था सांगवान जी, हमने 5 तारीख को कह दिया था कि हम 13 तारीख को टिकट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। हल्के की आवाज को ध्यान में रखते हुए हमने इस कैंडिडेट को बनाया है और देखना 100% ये जीत करके निकलेगा वहां से, क्योंकि ये इनेलो पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया, आदमपुर की जनता ने इसको कैंडिडेट बनाया है और आदमपुर की जनता को सिर माथे रखते हुए अभय सिंह जी चौटाला ने आज इसकी घोषणा की है। जिस प्रकार से अपने एरिया में आज भी, मैं रेणुका बिश्नोई जी को 5 सेकंड, और आज भी मैंने रेणुका बिश्नोई जी का इंटरव्यू सुना, वो कह रही है कि हल्के में पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, लाइट की समस्या है। ये जगमग की दावा करने वाले लोग कहते हैं हरियाणा के सभी गांवों को हमने जगमग बना दिया। आज स्वयं रेणुका बिश्नोई जी का कहो तो वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा, वो कहते हैं कि लाइट की बड़ी समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है। अरे भाई, आज तक ये समस्या पूरी नहीं हुई, तो किस आधार पर आप वहाँ पर वोट मांगेंगे? विकास के नाम आप लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी से स्टार प्रचारक कौन कौन से होंगे? कौन से बड़े नेता भव्य बिश्नोई के लिए कैंपेनिंग करते नजर आएंगे? देखिए ज्योति, निश्चित तौर पर गठबंधन का उम्मीदवार है और गठबंधन के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के दोनों दलों के नेता आएंगे। उस प्रकार की बैठ करके रणनीति तैयार की जाएगी, किसकी कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, किस की कहाँ ड्यूटी लगाई जाए, ये सब पार्टी संगठन बैठ करके निर्णय देगा। मैं तो अभी रेणु साहब को सुन रहा था, उस संगठन से आते हैं जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 1994 वोट 2019 के विधानसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट को आए थे। ये ऐसा मैं पिछले 3 दिन से डिबेट में ये कह रहे थे कि हमारे गांव में कमेटी गई 5 सदस्य और उन्होंने 4 नाम या 5 नाम अभय सिंह जी को दे दिए और कल वो डिस्क्लोज कर देंगे। तब 3 दिन से ये कह रहे कमेटी ने नाम दे दिए, जबकि आज टिकट किसको दी? आज एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो कांग्रेस में 10 मिनट पहले आया, आज आया, कांग्रेस छोड़ करके आज आया और आज उसको टिकट दे दी। मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि ये तो 1994 से 2000 वोटों तक पहुंचने की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल मात्र इतना ही है। रही बात आज जो चुनाव की है, केवल और केवल अब तो ये तय होना है कि कितने वोटों से गठबंधन का उम्मीदवार जीते, सिर्फ ये तय होना है 6 नवंबर को। बाकी हल्के की जनता ने, हल्के के मतदाता ने पूर्ण तौर पर अपना मन बना लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उनके अनुभव और युवा जोश आधुनिक सोच के साथ उसके ऊपर मोहर हल्के की जनता लगी। राजकुमार जी, अब चूंकि सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, अब क्या कहता है कि आदमपुर, आपको क्या लगती है स्थिति? वैसे ज्योति जी,
चारों पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इस मायने में है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई सत्तारूढ़ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जसवंत के उम्मीदवार हैं और कुछ महीने पहले तक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नेता थे। जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनकी उम्मीदवारी के विरोध में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता जिनका अच्छा असर भी माना जाता है वो बगावत करके इनेलो के उम्मीदवार बन गए। सत्येंद्र जिनको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उनकी पृष्ठभूमि में दूसरे राजनीतिक दलों की रही है। तो इस चुनाव में अगर जयप्रकाश को अपमान मान लें, हालांकि जयप्रकाश की राजनीति भी कभी चौधरी देवीलाल के साथ शुरू हुई थी लॉकडाउन से, उल्टे वो भी कांग्रेस के नहीं। तो अगर दिलचस्प बात यह है कि जो जिस दल से चुनाव लड़ रहा है उस दल की उसकी बहुत ज्यादा गहरी पृष्ठभूमि या निष्ठा नहीं रही है। पहला दिलचस्प मामला तो यह है। दूसरा, कल तक अटकलें लड़ाई जा रही थी कि इस उपचुनाव में गठबंधन एक रहेगा, अलग अलग उम्मीदवार उतरेंगे, साथ साथ प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे। तो उन अटकलों पर विराम लग गया है। अंततः भव्य बिश्नोई भाजपा जसपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची आ चुकी है। जसपा की सूची मेरा ख्याल कल तक आ जानी चाहिए, 1 या 2 दिन में। अब देखना ये होगा कि चुनाव में जो कि मोटे तौर पर 4 उम्मीदवारों के बीच होने जा रहा है, मुख्य मुकाबला तमाम तथ्यों को, सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को और अतीत के चुनावों को ध्यान में रखें तो भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक अनुभव की दृष्टि से, चुनावी राजनीति के अनुभव की दृष्टि से जयप्रकाश इन सारे उम्मीदवारों में बहुत भारी है। लेकिन चुनाव अतीत के आधार पर नहीं होता, वर्तमान की परिस्थितियों और समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है, जो कहीं न कहीं भव्य बिश्नोई के पक्ष में है। मोटे मोटे कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आदमपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले 4 दशक से भजन लाल परिवार का दबदबा रहा है। चाहे भजन लाल कांग्रेस के नेता के तौर पर उनका परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे हों या जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसके उम्मीदवार के तौर पर। तो एक बड़ा जनाधार उस परिवार का वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी 8 साल से हरियाणा में भी सत्तारूढ़ है, केंद्र में भी सत्तारूढ़ है, उसका अपना जनाधार है जो लगातार बढ़ा है। और तीसरा, अगर आप याद करें तो हिसार में चौधरी देवीलाल के परिवार का भी अच्छा खासा असर रहा है। उनके परिवार के सदस्य वहां से लोकसभा का चुनाव भी जीतते रहे। उस परिवार का एक हिस्सा जसपा के रूप में आज भाजपा के साथ गठबंधन में भागीदार है, तो वो जनाधार भी कहीं न कहीं जुड़ता है। तो ये समीकरण बताता है कि भव्य बिश्नोई चुनाव की शुरुआत के वक्त अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे है। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव की शुरुआत के वक्त। बिल्कुल, अभी तो देखिए कैंपेनिंग होगी, चुनाव बदलेगा, चुनाव प्रचार के हिसाब से बिल्कुल बदल भी सकता है और बदल भी सकता है, बिल्कुल नहीं भी बदल सकता। बिल्कुल बिल्कुल देखना ये होगा। तीसरे स्थान के लिए सत्येंद्र और कोडाराम जी, इन दोनों के बीच मुकाबला होगा और उनमें से कौन से तीसरे स्थान पे आता है वो हरियाणा की आगे की राजनीति का संकेत है। बिल्कुल। यशपाल बत्रा जी, पिछले उत्तर में आपने कहा कि अंतरात्मा कुलदीप बिश्नोई की जागी, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि ये ईडी के डर से हुआ। ये पार्टी ने, कांग्रेस ने चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं दिया तो ही अंतरात्मा जागी। तो इसमें कौन सा देश हित है या प्रदेश हित है, ये आप जरा समझाएं। अंतरात्मा का मतलब ये होता है कि किसी के मन के अंदर भाव ये आ चुके हैं कि मुझे अब व्यक्तिगत राजनीति नहीं करनी, प्रदेश की, देश की जनता के लिए राजनीति करनी है और समाज के हितों के लिए काम करना है, उसकी अंतरात्मा जागती है। और रही बात ईडी की, आपने किसी किसी विषय पे देखा होगा कांग्रेस या अदर्स पार्टी ईडी और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और किसी किसी विषय पे ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई तो बीजेपी की है। दोनों जैसा अगर इनका खुद का सेल्फ कोई काम होता है तो उसके अंदर तो ये बीजेपी के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं, और अगर कहीं कहीं ये मांग करते नजर आते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी के अंदर कर दी जाए, तो उस टाइम क्या होता है, ईडी सीबीआई बीजेपी की नहीं होती।
जब ये मांग करते हैं, इनको ये सोचना चाहिए, हर काम की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर तो जिस तरीके से आपकी बात में ही आपने जवाब दे रहे हैं, उससे भी सवाल उठेगा। अब यही तो कहा जा रहा है ना कि अब चूंकि बीजेपी में आ गए तो अब उम्मीदवार भी हो गए, क्या अब भी जांच होगी? ये बार बार इस पैनल पर पूछा जाता है कि पहले तो ईडी जांच करती रही, कभी छापेमारी हुई, कभी पूछताछ हुई, क्या अब दूध के धुले हो गए हैं? हेलो, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई। हेलो, चलिए, आवाज नहीं मिल रही शायद आपको, आप रुकिए अभी। बिश्नोई जी, आप बताएं क्या भूमिका है आपकी पार्टी की? क्या वाकई जेजेपी आदमपुर में वो सीट जहां भजनलाल परिवार मजबूत रहा, कांग्रेस मजबूत रही, क्या किसी निर्णायक स्थिति में है? क्या आप लोगों के साथ होने से भव्य बिश्नोई के वोट प्रतिशत पर या फिर अगर जीतते हैं, जीतने के अंतर पर कोई असर होगा? देखिए ज्योति, डिबेट की शुरुआत में मैं बता चुका हूँ कि गठबंधन का उम्मीदवार बहुत आगे है और अब तो केवल और केवल ये तय होना है मतगणना की औपचारिकताओं में कि वो जीत कितने वोटों से रहे। चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे और किसी पार्टी, तो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, चाहे वो तो पंजाब में राज करने वाले हैं या एक अन्य पार्टी को है, वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं इस चुनाव के अंदर। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, लेकिन आदमपुर के क्षेत्र के अंदर उनका मुकाबले वो भी नजर नहीं आ रहे। गठबंधन का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई बहुत आगे है इस मुकाबले के अंदर, और निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि उनकी जीत का आंकड़ा जब गठबंधन का उम्मीदवार है और सब के सब नेता उनके प्रचार प्रसार जाएंगे। मेरा ये सवाल केवल आपकी पार्टी से जुड़ा था, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? साथ तो आप लोग में है, तो गठबंधन के अनुसार हमारी भूमिका तो है, लेकिन क्या आप लोगों का उतना वोट शेयर है वहां पर? क्या उतना आधार है कि आप लोगों के साथ होने से कोई बहुत अच्छा असर हो? ज्योति, निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार को 16,000 वोट आए थे 2019 के विधानसभा चुनाव, और एक अच्छा जनाधार है। दुष्यंत चौटाला जी लोकसभा के सांसद रहे हैं। आदमपुर में भी जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो उनको 45,000 के आसपास वोट आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छे वोट उन्हें मिले थे। 2019 की विधानसभा में जेजेपी के कैंडिडेट थे, हमारे आजकल वो जिला अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, उनको 16,000 वोट आए थे। तो आदमपुर के क्षेत्र में एक अच्छा खासा रसूख है, अच्छा खासा प्रभाव है जननायक जनता पार्टी का। ठीक है रेड्डू साहब, बार बार चूंकि देखिए हम बार बार ये कहते रहे कि अपनी पार्टी से उम्मीदवार, आपने बार बार हमारे सामने पैनल पर ही कहा, और अब क्यों ना ये सवाल उठे कि आप लोगों के पास अपना उम्मीदवार नहीं था। आप लोग लास्ट तक इस बात का इंतजार करते रहे कि हमें कौन उम्मीदवार मिल सकता है, कुर्डाराम को कांग्रेस टिकट देगी या फिर नहीं। उनको आप लोगों ने जाहिर है अप्रोच किया होगा इनेलो पार्टी में शामिल होने के लिए। तो क्या कोई सिंगल नाम, कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता आदमपुर में इनेलो के पास था ही नहीं? फिर क्या ये बात है कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है या फिर रिपोर्ट भेजी गई? हाँ, नहीं सांगवान जी, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन उठा रहे हैं और इसका जवाब मैंने शुरुआत में भी दिया है, दोबारा फिर दोहरा देता हूं। बिल्कुल कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन जिस प्रकार से पूरे आदमपुर हलके की महापंचायत हुई और महापंचायत ने ये डिमांड की कि आदमपुर हलका चाहता है कुर्डाराम को मौका मिलना चाहिए, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी की, उसकी आवाज को नहीं सुना, पूरे हलके की आवाज को उन्होंने नहीं सुना। तो हलके की आवाज को ही सुन करके अभय सिंह जी चौटाला ने कुर्डाराम जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दूसरी बात देखिए ज्योति जी, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात हो और चाहे जयप्रकाश की बात हो, ये सारे के सारे राजघराने हैं, और आज जब हलके की डिमांड के ऊपर एक आम आदमी को मौका दिया गया, एक आम आदमी जो हलके का है और आज भी वो हलके में संघर्ष कर रहा है, बिना सरकार के भी संघर्ष कर रहा है वो, और उन्होंने एक जल संघर्ष समिति बनाई है। पिछले 4 साल से गांव गांव में जल पहुंचवाने के लिए वो आंदोलनरत है। किसान आंदोलन में उसने अग्रिम भूमिका निभाई है, किसानों के साथ जुड़ा रहा है, उसने आवाज उठाई है और संघर्ष किया है। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को जो बिना ताकत के भी जनता की सेवा कर रहा है, यदि हलके ने उसके लिए डिमांड की है तो मैं समझता हूं ये बहुत ही बढ़िया फैसला अभय सिंह जी ने लिया। हम इसके पूरे हलके आदमपुर की जनता को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आपकी आवाज को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सुनी। इन उपचुनाव में जितने आप लोगों के उम्मीदवार के वोट आए थे,
और अब जो उम्मीदवार आप लोगों ने यहाँ पर उतारा के, जब पिछला इलेक्शन इन्होंने लड़ा तो जींद के उम्मीदवार से भी कम वोट थे, फिर आप किस आधार पर ये कहते हैं कि जनता ने ये कहा, आदमपुर के हलके ने ये कहा, संघर्ष किया है, वोट इनके पास थे? हाँ देखिए ज्योति जी, ये सारा प्रदेश जानता है, प्रदेश नहीं बल्कि देश जानता है। जब किसी बड़े राजनीतिक घराने में फूट होती है तो उसको पूरा देश ही देखता है, बड़े राजघराने को। और चौधरी देवीलाल जी का घराना कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है। इस घराने में 2017 की गोहाना रैली में एक बड़ी फूट हुई और 18 में एक नई पार्टी का गठन हुआ। और उस पार्टी के गठन में कहीं ना कहीं जो मूल पार्टी चौधरी देवीलाल के द्वारा खड़ी की गई थी उसको बड़ा आघात पहुंचा था। उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लंबी डिबेट हो जाएगी। उस आघात के कारण मैं मानता हूं कि 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पोजीशन काफी कमजोर हो गई थी। इसका परिणाम हुआ कि हमें बहुत कुर्डाराम का जो चुनावी प्रदर्शन रहा वो उनसे भी खराब था, तो वही मैं जींद उपचुनाव से भी खराब था। तो आप लोग कैसे मजबूत उम्मीदवार ही नहीं कह सकते? ये समझ से परे है। ऐसा है चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। योगेंद्र मोर्चे, कुर्डाराम ने 2000 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन आज एक मिनट मेरी बात, ये जितने भी ठीक है, आज के जो हालात है 2022 के, जिस प्रकार से अभय सिंह जी ने पार्टी को उठाने का काम किया और जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, आज आदमपुर में मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस अपना ठीक ढंग से इलेक्शन लड़े और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना कोई पुरानी मित्रता या प्यार ना दिखाए तो कुर्डाराम जी इलेक्शन जीतेंगे। जोगेंद्र मोर्चे, कुर्डाराम जितने भी वोट हासिल करेंगे या आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जितना भी वोट हासिल करेंगे तो कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं इस बात का भी नुकसान होगा ही कि सरकार के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ जितना वोट होगा, चूंकि कुर्डाराम भी कांग्रेस से गए, तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश को या कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखिए जब इस प्रकार की चीजें होती है तो जो वोटर होता है वो बहुत समझदार होता है। कितना भी आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से जो पार्टी को विरोध करके हो गए हैं, ईमेलों का तो जो स्थिति है वो है ही, सबको पता है सारा वो जो कह रहे हैं। और अगर इनके पास कैंडिडेट होता, ये पहले से सर्वे, पहले की चीजें, कितनी चीजें, कुछ नाम भी लोगों के निकल पाए। और जब ऐसी स्थिति होती है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक ऐसे नहीं चित्रता, व्यक्ति को नहीं जाता, पार्टी का वोट बैंक है, पार्टी को आएगा। और मुद्दों पे आधारित, देखो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को मुद्दों पे आधारित करके चुनाव लड़ रही है। और आप देखिए कि बेवजह कुलदीप बिश्नोई जी बेवजह चुनाव में लेके गए हैं हल्के को, ठीक है, तो सारी की सारी स्थिति है। और आप देखिए वो एक ना ग्रामीण हल्का है, किसान बेस्ड हल्का है, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से समय पर चीजें और संघर्ष में साथ लगी है कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी का जो है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी कतई हमारे को कोई नहीं, जयप्रकाश को लेकर तो अभी कुर्डाराम ही ये कहते हैं कि 2009 के बाद दिखे ही नहीं कभी आदमपुर में। अब चूंकि इलेक्शन लड़वाना है तो अब उनको कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई। अगर भव्य बिश्नोई की बात करें या और अन्य कैंडिडेटों की बात करें, जिस तरीके से बात करें, मैं यूँ कह रहा हूँ कि पार्टी को देखो, हमने पहले कहा पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे में भी आप अगर मीडिया पे भी देखेंगे तो सबकी एक ही डिमांड नजर आ रही थी, चीजें आ रही थी बार बार। और जयप्रकाश वहां पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जयप्रकाश जब चुनाव लड़े तो मात्र 5000 वोटों से आ रहे, ठीक है। तो जब और जयप्रकाश 3 बार वहां से लोकसभा सांसद रहे, जो व्यक्ति ने 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हो तो आदमपुर हिसार में है, तो ऐसी स्थिति में मतलब और अनुभवी व्यक्ति है वो, ये आपके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी कह रहे थे कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो जयप्रकाश है वो सबसे अनुभवी है, चुनावी रणनीति को बहुत बेहतर और बहुत गंभीरता से समझते हैं और वो चीजें है। अब कल देख लेना आप, कल की चीजों की हो जाए, अब वो टिकट मांगना एक अलग बात है। टिकट को वो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी में आप देखो भव्य बिश्नोई इस प्रकार से लाया गया है कि भव्य बिश्नोई को पहले ये कहते रहे किसको देंगे टिकट देंगे, तो तय था कि बदलाव परिवार में देंगे। चंद्रमून है वो बीजेपी से गए हैं और उनको जो है आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। अब जो जयप्रकाश है वो कितने सालों से कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी में है, तो और कांग्रेस पार्टी के मतलब बड़े नेताओं में उनका नाम आता है। तो इस प्रकार से जो है
सारे जनता जो है आदमपुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार तरीके से भी चीजों को देखते हैं। वोटर बिल्कुल भी अपने वोट खराब करना नहीं चाहेगी। वोटर ये नहीं है कि कांग्रेस का कि कोडाराम का अपना कोई व्यक्तिगत वोट था, वो आपने भी देखा जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो क्या स्थिति रही थी। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार से कि हाँ ये तो है कि कोई व्यक्ति जाता है पार्टी से ले जाना चाहिए था उनको, हमें वो हमारे साथ रहते तो और मजबूत भी हम रहते, लेकिन कहीं भी कोई वोटर कोई नुकसान होगा वोटर का ऐसा नहीं लगता है। जी राजकुमार जी, चुनाव में चूंकि विधानसभा चुनाव की बात करें 2 साल का वक्त है, अब जो ये उपचुनाव है क्या इसमें जनता के मुद्दों की बात होगी या जनता को वाकई कोई सरोकार होगा कि काम करने वाले विधायक को, काम करने वाले उम्मीदवार को चुना जाए? जैसे उपचुनाव में आमतौर पर कोशिश जरूर होती है कि आगे आने वाली राजनीति है उसके मुद्दों को धार दी जाए, उनको मजबूती के साथ जनता के बीच लाया जाए। लेकिन जिस तरह का चुनाव होने जा रहा है, भव्य बिश्नोई अपने परिवार की विरासत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं हरियाणा की, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जयप्रकाश निश्चित रूप से सबसे बड़े विपक्षी दल के उम्मीदवार है कांग्रेस के हरियाणा में, तो वो सरकार की नाकामियां बताएंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन एक चीज में और देखने वाली है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पसंद के नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान मिलने के बाद पहला उपचुनाव है और इस बीच कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव हार चुकी है, हालांकि उसके पास पर्याप्त विधायक थे अपना उम्मीदवार जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी परीक्षा होगी कि वो चीजों को अपने हिसाब से हरियाणा में कितना दुरुस्त कर पा रहे हैं, बाकी नेताओं को साथ न ले पाने के बावजूद। तो बाकी नेताओं के साथ नहीं है, वो नहीं आए या ये नहीं ले पाए, ये इन दोनों के बीच का मामला है। लेकिन सच ये है कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पसंद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी परीक्षा होगी। और तीसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि वोटर बहुत समझदार है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति का अपना असर होता है, संपर्क होता है और संपर्क के दायरे में आने वाले उसके समर्थक मतदाता होते हैं। तो ये मान लेना कि कोडाराम के कांग्रेस छोड़ के इनेलो का उम्मीदवार बनने से कांग्रेस के उम्मीदवार की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है बहुत तार्किक नहीं है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और सत्येंद्र भी जो वोट काटेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वो भी कहीं ना कहीं जो भाजपा जसपा गठबंधन उम्मीदवार के विरोधी वोट होंगे, जिसको पिछले भाजपा में कहते हैं सत्ता विरोधी जो मतदाता वर्ग होगा, उसी में से हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो डिवाइड होगा और उसका सीधा सीधा लाभ भव्य बिश्नोई को मिलेगा। बिल्कुल यशपाल जी, चूंकि सरकार को लेकर हम बात करें, सरकार को 3 साल भी पूरे होने वाले हैं। राजकुमार जी ने भी कहा कि 8 साल की ये सरकार की परीक्षा भी होगी, कहीं ना कहीं सरकार का भी टेस्ट होगा कि सरकार के कामकाज को पसंद किया गया या फिर नहीं। हालांकि इससे पहले बड़ौदा में, इलाहाबाद में आप लोग हारे, इस बार भजनलाल परिवार के सहारे ही सही कुछ तो उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हर विधानसभा के अंदर सम्मान काम किया है और सम्मान काम करते हुए जिस तरीके से प्रदेश की सेवा की है और उसके तहत इस बार रिकॉर्ड वोटों से आदमपुर से इलेक्शन बीजेपी पार्टी जीतेगी, वो आपके सामने रिजल्ट जिस दिन आएगा वो सबको दिखाई दे जाएगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट या पार्टी जो दिखाई दे रही हैं जिनके कैंडिडेट, ये तो लड़ाई 2nd और 3rd और 4th नंबर की लड़ाई शुरू कर रखी है इन्होंने। इनकी फर्स्ट वाली तो किसी एक भी कैंडिडेट के अभी तक किसी भी प्रवक्ताओं से सुनी नहीं कि वो फर्स्ट कैंडिडेट वाली लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर एक कैंडिडेट, हर एक पार्टी ये जरूर कहती है कि बीजेपी के गठबंधन से हमारा उनसे गठबंधन के सामने हम लोग हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई एक आदमी ये नहीं कह पा रहा कि हम दोनों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, दोनों के बीच में हमारे सभी बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी आपके उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक थे, तो मुकाबला तो उनसे ही करेंगे ना। 16 में से 15 बार भजनलाल परिवार से विधायक बनते रहे, तो मुकाबला तो उनसे ही करेंगे। देखिए, इससे पहले कुलदीप बिश्नोई जी किसी और पार्टी के अंदर थे, तब भी ये कहा जाता था कि बीजेपी से मुकाबला है। आप ये देखिए कि बीजेपी का
निरंतर हर इलेक्शन के अंदर जो पहले वाला इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के अंदर, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वोटों परसेंटेज हमेशा बढ़ती है। ऐसा कभी भी नहीं रहा। और बातें हर चैनलों पे, हर प्रवक्ता, हर पार्टी हमेशा ये उम्मीद करती है कि इस बार बीजेपी का वोटों परसेंटेज कम होगा, लेकिन जनता उनको जवाब देती है इस चीज का कि वोटों परसेंटेज बढ़ा के, और वो निरंतर बढ़ता है। हर इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा बढ़ता ही जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि देश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी सेवा कर रही है और प्रदेश की, देश की सेवा कर रही है, और इनका बिल्कुल एक तरफा राज होगा और एक तरफा बीजेपी प्रदेश और देश की सेवा करेगी, और देश के अंदर प्रॉपर तरीके से जो जो चीजें जिस प्लेटफॉर्म पे देश को चढ़ाना चाहिए, आना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे देश को ले जाएगी। जी रेड्डी साहब, देखिए चूंकि कुलदीप बिश्नोई तो पहले विधायक थे और अब उनके परिवार से ही उनके बेटे ही उम्मीदवार हैं, तो उनका जो दावा है वो समझ आता है। कांग्रेस चूंकि बार बार कहती है कि विधायक तो हमारे ही रहे मैक्सिमम टाइम, तो उनका भी दावा समझ आता है। लेकिन इनेलो का ये कहना कि जीतेंगे या फिर आदमपुर की जनता ये चाहती है कि कोरडाराम विधायक बने, क्या आधार क्या है इस दावे का? हाँ देखिए, हाँ आदमपुर इलेक्शन में ज्योति जी केवल भजनलाल और देवीलाल परिवार में ही मोस्टली मुकाबले हुए। अधिकांश चुनाव में ये ही आमने सामने रहे हैं, इन्हीं की भिड़ंत हुई है। हाँ ये मैं मानता हूं कि भजनलाल परिवार जीत करके आया है हर बार, देवीलाल परिवार जीता नहीं, लेकिन कड़ी टक्कर देवीलाल परिवार ने ही दी है यहाँ पर। तो आप 2014 का ही इलेक्शन ले लीजिए, 40,000 लगभग 39,500 वोट देवीलाल परिवार ने ही ली थी। 2019 में चाहे वो जेजेपी के खाते में ही गई वोट उस टाइम की, लेकिन थी वो देवीलाल परिवार के नाम की ही वोटें थी, वहां भी देवीलाल परिवार के नाम से वोट मिली है। इस बार क्या है कि कुलदीप बिश्नोई ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, और इस चुनाव के बाद शायद उनको ये जरूर एहसास होगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कहीं न कहीं भजनलाल परिवार और देवीलाल परिवार का यहाँ मुकाबला हुआ करता था, ये सत्य है, और इनकी टक्कर हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसने प्रदेश में कई तरह की ऐसी नीतियां लागू की जिससे प्रदेश की जनता खपा है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो अग्निपथ की बात हो, और चाहे महंगाई की बात हो, यहाँ तक कि आजकल दूध और लस्सी के ऊपर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। तो ये जो पार्टी ज्वाइन करके कुलदीप बिश्नोई ने भूल की है, इसका खामियाजा जरूर कुलदीप बिश्नोई को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इनके सामने जैसे कोरडाराम जी है, इनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना आज, इन्होंने बताया कि भजनलाल के खासम खास हुआ करते थे और बहुत तन मन और तमन्ना के साथ ये सेवा किया करते थे, लेकिन जिस प्रकार से इनकी अनदेखी की गई है, और कोरडाराम जी एक स्थानीय व्यक्ति है, जनता के बीच के व्यक्ति हैं, और कुलदीप जी ने भाजपा की गोद में बैठ करके गलती की है। नंबर एक बात, इन्होंने स्वार्थवश वहां पर गए, दबाव में गए, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए आदमपुर की जनता को चुनाव में धकेलने का काम किया। ज्योति जी, इतने सारे कारण है जिसका आदमपुर की जनता एक एक पाई पाई करके हिसाब लेने का काम करेगी, क्योंकि ये जो स्थानीय होने का इनको फायदा मिलेगा। अब ये लोग कहते, देखना अभी ये कह रहे हैं हम हर रोज बैठेंगे तो आगे आगे और आएंगे। अब ये नौजवानों की छाती को नापना शुरू करेंगे, हम पुलिस में भर्ती करेंगे, फार्म भरवाना शुरू करेंगे, हम आपको वहां नौकरी देंगे, हम अडॉक पर लेंगे, हम डीसी रेट पर लेंगे, सारी कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि अभी से शुरू होगा। अभी कल से यही बात चल रही है कि 500 करोड़ रुपया आदमपुर हलके में आ चुका है और शीघ्र ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा। ये जनता को ऐसे पागल बनाने का काम करते हैं। ऐसे इलाहाबाद में इन्होंने कहा था कि पूरे हलके की सेम मिटा देंगे और वोटिंग के अगले दिन ही मशीन वापस ली गई थी। अब जनता जान चुकी है, पहले वाली जनता नहीं है कि झूठे नारों से वो बहकाए में आ जाएगी। अरे भाई, आपने विकास करना था। 2019 से माननीय मनोहर लाल जी के साथ आपकी उठ बैठ है, मित्रता है, दोस्ती है। कई बार बयान है कि मनोहर लाल जी मेरे मित्र हैं। तो 3 साल में आपने क्यों नहीं विकास किया? कांग्रेस से तो आपका मोह भंग हो चुका था, सरकार से आपकी पींगे बढ़ रही थी, क्यों नहीं आपने विकास करवाने का काम किया? आज आप कह रहे हैं कि हमने जो है 500 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिया और बारी बारी से हम एक एक करके उसका सुधार करवाने का काम करेंगे। तो जनता कहीं ना कहीं ज्योति जी अब मन बना चुकी है कि वो अपने बीच के आदमी को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, और बीच का आदमी कोरडाराम जी है, उसको आशीर्वाद आदमपुर की जनता देने का काम करेगी। मनदीप जी, बाय इलेक्शन में तो आप लोग चूंकि साथ लड़ने का फैसला आप लोगों ने लिया है, लेकिन भजनलाल परिवार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। बार बार ये सवाल उठता है पैनल पर
तो क्या आने वाले जो चुनाव है या आने वाली जो राजनीति है हरियाणा की, खास तौर पर हिसार की, उसमें आपको नहीं लगता कि जेजेपी के लिए नकारात्मक परिणाम होंगे? ज्योति, राजनीति में कोई भी अप्रत्याशित नहीं, राजनीति में कोई भी स्थायी चीज नहीं होती। राजनीति के अंदर ये देखिए कि कल तक कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। कूड़ाराम नंबरदार आज दोपहर तक कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजनीति में संभावनाएं हर जगह की होती है। निश्चित तौर पर मानिए कि गठबंधन सरकार बड़े अच्छे से काम कर रही है और लंबे समय तक ये गठबंधन चलेगा और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बात तो ये है ना कि लंबे समय तक अगर गठबंधन चलेगा तो आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, क्या उसमें भी आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिश्नोई परिवार को या भजनलाल परिवार को ही ये सीट दे दी जाएगी? आप लोग साथ में कैंपेनिंग करेंगे, समर्थन देंगे? देखिए वो समय की बातें हैं। उस समय पर जो संगठन जो बैठ करके, जो गठबंधन की दोनों पार्टियां बैठ करके जो फैसला करेगी, वो अपनी रणनीति बनाएंगे और जो फैसला होगा वो सही होगा। क्योंकि नेता बड़े परिपक्व है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों संगठनों के नेतृत्व जो है वो बड़ा परिपक्व है और बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग है अपने अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर, और बहुत अच्छी सूझबूझ से और एक सकारात्मक फैसले लेते हैं जो परिपक्वता पर। आपने जवाब नहीं दिया। सकारात्मक, परिपक्व, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आदमपुर पर तो देखिए भजनलाल परिवार दावेदारी नहीं छोड़ने वाला है और ना ही हिसार पर छोड़ने वाला है। तो क्या जेजेपी अगर साथ रहेगी, जो कि डिप्टी सीएम भी बार बार कहते हैं कि 50 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा गठबंधन, तो साथ रहेंगे तो फिर ये सीटें छोड़ दी जाएंगी भजनलाल परिवार के लिए? इसका सीधा सा जवाब दीजिए ना। मैं मानता हूँ ज्योति कि आज इन चीजों के ऊपर चर्चा करना ही बेमानी। आज आदमपुर का बेमानी बिल्कुल नहीं, प्लानिंग तो की जाएगी ना। आज इस पर चर्चा करना ही बेमानी, क्योंकि जो चीज भविष्य के गर्भ में है उन चीजों पर कुछ चर्चा थोड़ी की जाएगी। चर्चा गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन में दोनों नेताओं बड़ी सकारात्मक तरीके से आपस में बैठ करके ऑन द टेबल खुले विचारों से, खुले मन से बातचीत। चर्चाएं तो देखिए सभी होंगी, आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, आपकी पार्टी के लोग ये समझना चाहते हैं कि 2 बाई इलेक्शन बीजेपी के ही टिकट पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने लड़े, तीसरे को लेकर चर्चाएं तो की, बैठक भी की, लेकिन वो भी बीजेपी के खाते में गए। तो अब आगे क्या? चुनाव बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, आंख बंद करके तो बैठा नहीं जा सकता। बेमानी बिल्कुल नहीं है सवाल, हालांकि आपको जवाब नहीं देना वो अलग बात है। जोगेंद्र मोर्जी, जो इस तरह की बात नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फैसले लिए जाएंगे और जो जननायक जनता पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कैडर, हमारे कार्यकर्ता से हम विचार विमर्श करके और फैसला लेते। जोगेंद्र मोर्जी, आपने पिछले उत्तर में कहा कि जयप्रकाश को लेकर ही बार बार पार्टी के नेताओं ने भी कहा। कौन से नेताओं ने कहा? चूंकि किरण चौधरी बार बार ये कहती रही कि मुझे तो जानकारी नहीं, कुमारी सैलजा को भी जानकारी नहीं, रणदीप सुरजेवाला को भी जानकारी नहीं, कैसे उम्मीदवार उतारा जाएगा, और भूपेंद्र हुड्डा पर इनडायरेक्टली निशाना साधा गया कि उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी ली है तो खुद ही संभालें, मान सम्मान अगर नहीं मिला तो प्रचार के लिए भी नहीं आएंगे। देखिए सिर्फ एक पत्रकारों ने किरण चौधरी जी से ये पूछा, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं समिति में नहीं, इसलिए मुझे कैंडिडेट को नहीं को जानता है। नहीं, ये नहीं कहा सर, नहीं ये नहीं कहा। ये कहा कि पहले एआईसीसी के सामने नाम रखे जाते थे, आवेदन आते थे, चर्चाएं होती थी, लेकिन अब कुछ अलग ही है। अब सब कुछ एक तरफा है, अब सब कुछ नहीं। कमाल करते, हमने खुद उनकी बाइट चलाई थी, हमने 1-to-1 चलाया गया। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने बात की है उनसे। हाँ, जी उन्होंने जो कहा वो बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब मैं चुनाव समिति मीटिंग में बता पाती, अब मैं नहीं, आप उनकी बातें मत बदलिए। उन्होंने कहा ये, आप इस बात पर जवाब ये है कि आप रणदीप सुरजेवाला का कोई बयान नहीं है, आप कुमारी सैलजा का कोई बयान नहीं है इस बात को लेके, और जब से जेपी जी को कैंडिडेट बनाया है किसी का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, हो सकता था ये लगता हो कि कोई इस प्रकार से, और नाम ऊपर भेज दिए गए। चुनाव की प्रक्रिया आप दूसरी से कह रहे हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा को के नाम की वो मोहर लगनी होती तो जेपी को पहले दिन से ही कह देते। ये तो ऊपर नाम भेज दिए थे, सर्वे करवाया गया था, और केंद्रीय जो नेतृत्व, ठीक है, हाईकमान ने जो फैसला लिया है उसके तहत जेपी आए हैं। और 39 जो नाम हमने मतलब अपने जारी किए हैं स्टार प्रचारकों के, उनमें सुश्री चौधरी जी का भी नाम है, किरण चौधरी जी का भी नाम है, कुमारी सैलजा का भी नाम है, रणदीप सुरजेवाला जी का भी नाम है। तो एक भी नेता ने जो है नाराजगी जाहिर नहीं की है। ये मीडिया की बातें होती है, ये मीडिया में उछाली जाती है चीजें, वो एक बार। और रही बात, कहीं भी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी के। उसमें एक देखो,
कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है आपकी, उसमें हो सकता है एक वैचारिक विचार रखने का सबको अपना वो है, वो एक वैचारिक है, लेकिन कहीं भी कोई गुटबाजी तो ये हो ना कि उन्होंने ये कहा हो कि भी मैं तो इस कैंडिडेट की ये कैंडिडेट अच्छा रहेगा, ये बुरा रहेगा, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा। और रही बात जब वो टीएमसी लीडर थे तो फैसलों में वो शामिल थे, ठीक है। जब पहले कुमारी शंकर जी अध्यक्ष होती थी तो उनकी मोर्चे टिकट मिलती थी, आज उदय भान जी अध्यक्ष हैं तो नेतृत्व की बात है कि उनपे मतलब वो चीजें आती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और बड़ौदा उपचुनाव में आप देखें जो कुमारी शंकर जी ने प्रचार किया था, इलाहाबाद में भी कुमारी शंकर जी ने प्रचार किया था, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रचार किया था, भूपेंद्र जी ने प्रचार किया था। अब यहाँ भी सारे जो नेता है वो प्रचार में आपको उतरते हुए नजर आएंगे और अपना पूरा जो कांग्रेस पार्टी है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम करेगी। चलिए देखते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पर ये सारी बेबुनियाद बात। यशपाल बत्रा जी, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कुलदीप बिश्नोई की जो बाइट्स हैं, जो बातें हैं, बयान हैं, वो लगातार वायरल किए जा रहे हैं आपके विरोधियों की ओर से। भव्य बिश्नोई की बातें भी लगातार वायरल की जा रही हैं। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पर भरोसा मत करना। तो क्या आप लोगों को या फिर कुलदीप बिश्नोई को जनता के बीच जाकर जब वोट मांगेंगे तो ये चुनौती नहीं होगी कि जनता को कैसे समझाएं? कुछ दिन पहले तो कुछ अलग बातें थी, अब कुछ अलग बातें थी। देखिए, अभी आपने एक बयान और भी सुना होगा कुलदीप बिश्नोई जी का कि मेरी वो भूल थी, जो बयान मैंने जिस तरीके से दिए थे, मैं अपनी भूल को सुधारने के लिए आज पार्टी में दोबारा आके, और मैं तो गठबंधन में पहले भी रहा हूं और आज बीजेपी पार्टी के अंदर आके मैं अपनी भूल सुधारने आया हूं। जिस तरीके का मैं जिस पार्टी के अंदर चला गया था, जिसका मेरा इतिहास रहा है, उसको छोड़ के आया हूं। और जिस तरीका का इतिहास उस पार्टी का रहा है वो आप सबको पता है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि गुटबाजी है नहीं, कुमारी शैलजा या किरण चौधरी या और अदर्स जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं। अभी इतना बड़ा बयान उनका कल और आज न्यूज़पेपरों के अंदर किरण चौधरी का आया है कि उनसे पूछा नहीं गया, उनको पता नहीं है किस तरीके से कौन कैंडिडेट है और क्या करना चाहते हैं ये लोग। और जिस तरीके से एक ही परिवार के अंदर कांग्रेस पार्टी सिमट चुकी है, इस तरीके के बयान उन्होंने दिए। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उन बयानों का क्या होगा? यशपाल जी, बयान उन बयानों का क्या होगा? तो बयान रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ, आपसे सवाल बिल्कुल मैं दे रहा हूँ का बयानों का बता दिया। उन्होंने जो उन्होंने भूल की थी वो बयान दे चुके हैं। जो बयान उन्होंने दिए थे वो कह चुके हैं कि वो मेरी भूल थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वो बीजेपी पार्टी के अंदर आए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर उन कुलदीप बिश्नोई के साथ जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके के अंदर गुटबाजी थी और जिस तरीके के अंदर कांग्रेस के अंदर काम किए गए और जिस तरीके से कांग्रेस के हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, अगर कोई समझ आ चुका है कि वो भूल कर चुके हैं। अपनी भूल को सुधारने के लिए वो बीजेपी के अंदर आए। आप मुझे आप ये बताइए, क्या किरण चौधरी जी की भी अंतरात्मा जाग चुकी है क्या? अगर वो इस चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज या उनको कुछ टोटल सुन रहे हो तो जरूर मुझे ऐसा लगता है उनकी भी अंतरात्मा जाग चुकी है, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से गंगा नदी हो गई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में जब बाहर रहे तो खराब लोग, भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। आप सुनिए, अंतरात्मा जागने का, भारतीय जनता पार्टी में कई पाप हो जाएंगे, अगर किसी ने कोई गलत काम किया हुआ है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे दूसरा कोई कैंडिडेट हो, किसी ने गलत काम किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंपेनिंग में क्या हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला को भी देख पाएंगे? देखिए, पार्टी संगठन बैठ करके फैसला करे। मैं पहले कह चुका हूँ इसी डिबेट के अंदर कि जिन नेताओं की जहां जहां जरूरत होगी प्रचार प्रसार के लिए, वो जनता के बीच में अवश्य आएंगे और गठबंधन के उम्मीदवार के। रेणु साहब, क्या देखिए जीत हार की बातें तो अलग हैं, लेकिन क्या इस बात का डर नहीं कि कम से कम सम्मानजनक वोट तो मिल जाए, जो कि बहुत समय से नहीं हुआ कि केवल इलाहाबाद के अलावा? ज्योति जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए किस प्रकार से पूरी सिरसा की सिरसा आपने निकाय चुनाव में देखा।
चाहे मनोहर लाल जी का करनाल का गढ़ हुआ करता निकाय चुनाव का, भूपेंद्र जी का जज्जर और रोहतक में और सोनीपत में दावा किया करते थे, कोई भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाया। केवल और केवल अभय सिंह चौटाला का सिरसा जिले में वो अपने गढ़ को ज्यों का तो बचाने में कामयाब रहे। और पीछे आपने 5 तारीख की हमारी फतेहाबाद की मीटिंग में देखा होगा, पूरी की पूरी सिरसा की जो इकाई थी अन्य दलों की, जेजेपी की पूरी इकाई ने ज्वाइन किया और कांग्रेस के भी कुछ आदमियों ने आकर के पार्टी को ज्वाइन किया। आज इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी मजबूत स्थिति में है और ये इलेक्शन जीतेंगे। ज्योति जी, परसों मैंने आपके साथ ही टीवी चैनल पर बैठ के कहा था, आपको ध्यान हो तो, मैंने कहा था कि एलनाबाद का इलेक्शन 3 पार्टियों के बीच में आ गया है और आपने कमेंट भी किया था कि आप पार्टी का आपने नाम ही नहीं लिया, आपको ध्यान होगी ये बात। तो मैं आज कहता हूं ये इलेक्शन 2 में आ चुका है, कांग्रेस तो गई। अच्छा, कांग्रेस कहां रहेगी अब? कांग्रेस के आज भी 3 नेता उसको छोड़ करके चले गए। कोई बात नहीं, हम 6 नवंबर को भी चर्चा करेंगे, आपको इनवाइट जरूर करेंगे, 6 तारीख को आपको इनवाइट करेंगे। देखते हैं क्या रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का चर्चा में वक्त देने के लिए, हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो आदमपुर के महासंग्राम में हमने बात की है कि करीब 20 दिन पहले आदमपुर में स्थिति क्या है, तब जबकि सभी उम्मीदवारों के नाम साफ हो चुके हैं, जीत के दावे सभी के हैं, लेकिन आदमपुर की जनता किसे पसंद करती है, किसे चंडीगढ़ यानी विधानसभा भेजती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।